अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस चौथे लेक्चर में हम 10th क्लास का, जैसे कि आप जानते हैं, मैं चैप्टर शुरू किया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर का हम जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे आज के चौथे लेक्चर में। तो ये हमारा जो आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि हमने जो केसी पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, पिछले दिनों में हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में। तो अब उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं, तो वो हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो लास्ट टाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था केसी, उसका जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या थी? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये हमारे पास आई थी ना केसी की जो इक्वेशन है। तो अब हमने इसको यहाँ देखना है कि इसकी हमारी जो केसी होता है इसकी क्या हमारी अहमियत होती है। तो सबसे पहला जो इसकी अहमियत है वो है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्शन। कि हमारा जो केसी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वो हमारा क्या करता है, वो हमारी हेल्प करता है रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है, रिएक्शन की जो सिमत होती है, डायरेक्शन का मतलब है सिमत। रिएक्शन की जो सिमत होती है उसको प्रिडिक्ट करने में, उसकी पेशन गोई करने में हमारी मदद करता है केसी। कैसे? कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट एनी मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। कि हमारे पास सपोज करें हमारे पास रिएक्शन है H2 + I2 और ये मिलकर बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। जब रिएक्शन शुरू हुआ है तो किसी भी लम्हे, यानी रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद किसी भी लम्हे, अगर हम उसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहें कि वो फॉरवर्ड है और रिवर्स है, तो ये जो हमारा केसी होगा ये हमें हेल्प करेगा हमारी डायरेक्शन की प्रेडिक्शन में। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन आयोडाइड का जो केसी वैल्यू होती है वो 57 होती है 700 केल्विन टेम्परेचर पे। अब यहाँ हमारे पास एक और चीज़ आएगी, वो है क्यूसी। अब क्यूसी क्या होता है? क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन अ रिएक्शन एट अ गिवन टाइम। कि जब रिएक्शन शुरू हो चुका है, रिएक्शन शुरू होने के बाद किसी भी टाइम पर अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करके जो जवाब निकालें, उसे उसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? क्यूसी होगा। असल में फार्मूला क्यूसी का वही है जैसा केसी का है। क्यूसी का फार्मूला भी वही है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लेकिन उसमें उसमें फ़र्क क्या है कि ये किसी भी टाइम पर हो सकता है। केसी तो होता है ना जब दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तब जो हमारे पास जो आएगा आंसर वो केसी होगा, ये केसी होगा। लेकिन जो क्यूसी होता है वो किसी भी टाइम रिएक्शन शुरू होने के बाद किसी भी टाइम पर अगर हम रिएक्टर और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शन शुरू होने के बाद किसी भी टाइम पर अगर हम वैल्यू पुट करें रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, तो जो हमारे पास जवाब आएगा उसको हम क्यूसी कहेंगे। अब केसी और क्यूसी में यही फ़र्क है कि जो केसी होता है वो इक्विलिब्रियम की हालत में जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेशियो आती है उसको केसी कहते हैं। और ये जो क्यूसी होता है वो किसी भी टाइम, चाहे इक्विलिब्रियम से पहले चाहे इक्विलिब्रियम के बाद, किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करें तो जो जवाब हमारे पास जवाब आएगा वो क्या होगा? क्यूसी होगा। और उसको हमने कहा हुआ है रिएक्शन कोशेंट। और ये जो टी लिखा नीचे, और इसका मतलब होता है किसी भी टाइम पर, यानी रिएक्शन शुरू होने के बाद किसी भी टाइम पर हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्यूसी होगा। और वो क्यूसी क्या है? रिएक्शन कोशेंट होता है। तो रिएक्शन कोशेंट की डेफिनेशन हम क्या बनाएगी यहाँ? इट इज़ अ मेजर ऑफ द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स। के ये जो क्यूसी होता है ये असल में हमें बताता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है इन अ रिएक्शन एट अ गिवन टाइम। किसी भी टाइम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो हमारे पास अमाउंट है, रिलेटिव अमाउंट है एक दूसरे के लिहाज से, वो कितनी मौजूद है उसको हम कहते हैं
रिएक्शन क्वोशेंट, ये किसी भी टाइम पर होता है। रिएक्शन शुरू होने के बाद हम किसी भी टाइम पर इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो हमारे पास आ जाएगा क्या उसी। अगर हम, ये तो हमें पता लग गया कि क्या उसी और के सी में क्या फ़र्क होता है। अगर हम इस रिएक्शन पर इसको अप्लाई करें तो इसको अप्लाई करने से हमें डायरेक्शन जो होती है रिएक्शन की वो हमें पता चल जाएगी। तो अगर हम इस सेक्शन के लिए के सी की वैल्यू देखें, वो तो 57 है 700 केल्विन पर, और जो क्यूसी की वैल्यू है इस सेक्शन के लिए हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन के लिए जो क्यूसी की वैल्यू है वो है 8। ठीक है ना। तो हमारे पास अब दो वैल्यूज़ आ गई हैं के सी की और क्यूसी की। अब हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करके जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की वो पता लगाएंगे। अब आगे यहाँ तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो क्यूसी की वैल्यू छोटी हो सकती है के सी से, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो हमारा रिएक्शन होगा उसकी सिमत क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। अब ये हमें कैसे पता लगा, अब यहाँ ना थोड़ा सा मैथ का रूल इस्तेमाल होगा। वो कैसे होगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर नोमिनेटर में वैल्यू छोटी आए और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आए तो जवाब हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। ठीक है ना। नोमिनेटर में वैल्यू छोटी है, डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है, तो जवाब हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। अगर इसके उल्ट अगर हम करें, अगर नोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आ जाए और डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी आ जाए तो जवाब हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो अगर हम इसी रूल को यहाँ अप्लाई करें, इसी रूल को हम यहाँ अप्लाई करें तो हम ये बता सकते हैं कि ये कैसे इसकी सिमत फॉरवर्ड होगी। अगर हम क्यूसी लें, हमें पता है क्यूसी का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर क्यूसी की वैल्यू छोटी कब होगी, अब देखना क्यूसी की वैल्यू छोटी कब होगी, जब ऊपर वैल्यू छोटी होगी, नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी। मतलब क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट है ये अगर छोटी हो, ये कम हो और रिएक्टेंट की मकदार ज़्यादा हो, मतलब इसको ज़रा इसके साथ कंपेयर करें ना, ये ऊपर वाली छोटी है, अगर ये हम इसको प्रोडक्ट कह लें और ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको हम क्या कह लें, रिएक्टेंट कह लें, तो जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी तो जवाब हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अगर प्रोडक्ट कम हो रिएक्टेंट ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या उसी का जवाब क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अगर क्या उसी का जवाब छोटा आएगा के सी से, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की सिमत क्या है, फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड कैसे है, क्योंकि प्रोडक्ट कम है रिएक्टेंट ज़्यादा है, तभी तो कैसी वैल्यू छोटी आएगी ना। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा कम होंगी, रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, देखना हमारे पास रिएक्शन है कि ए प्लस बी सी प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। इसकी इक्वेशन क्या होगी क्या उसी की, सी की कंसंट्रेशन डी की कंसंट्रेशन ओवर ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। अगर इनकी मकदार कम होगी, इसकी मकदार ज़्यादा होगी, मतलब रिएक्टेंट की मकदार ज़्यादा है, प्रोडक्ट की मकदार कम है, तो जाहिर बात है रिएक्शन की सिमत कौन सी होगी, फॉरवर्ड ही होगी ना। क्योंकि जब प्रोडक्ट कम होंगे रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो जो चीज़ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा अगर रिएक्शन शुरू होगा तो जब ए और बी ज़्यादा होंगे, मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, तो रिएक्शन की सिमत फॉरवर्ड ज़्यादा होगी। और अब प्रोडक्ट कम है तो रिवर्स की सिमत कम होगी। तो इसलिए यहाँ जब क्यूसी की वैल्यू छोटी होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन की सिमत कौन सी है, फॉरवर्ड है। तो हमें प्रेडिक्शन मिल गई। ये हमें एक प्रेडिक्शन कैसे मिली, जब हम दोनों का कंपैरिजन किया के सी का और क्यूसी का। तो इस तरह हमने के सी को यूज़ करके रिएक्शन की सिमत का पता लगा लिया कि अगर के सी की वैल्यू बड़ी होगी, क्यूसी की वैल्यू छोटी होगी, तो रिएक्शन की सिमत कौन सी होगी, फॉरवर्ड होगी। और फॉरवर्ड कैसे होगी वो भी आपको मैंने बता दिया कि क्यूसी की वैल्यू छोटी कब होती है, जब प्रोडक्ट कम हो रिएक्टेंट ज़्यादा हो। जब प्रोडक्ट कम होगी रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, तो मतलब ए और बी ज़्यादा हैं और सी और डी कम है, तो रिएक्शन की सिमत फॉरवर्ड ज़्यादा होगी। तो इसलिए तो हमारा जो रिएक्शन की सिमत क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी। अब इसी तरह क्यूसी की वैल्यू अगर बड़ी हो, अब क्यूसी की वैल्यू बड़ी कब होगी, उसके लिए यहाँ ये दूसरा हम इस्तेमाल करेंगे रूल कि क्यूसी की वैल्यू कब बड़ी होगी, जब प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी, मतलब ये प्रोडक्ट ऊपर वाली है और नीचे वाली क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट है। अब अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है, मतलब अब ये सी और डी ज़्यादा हैं और ए और बी कम है, तो जब सी और डी ज़्यादा होंगे तो रिवर्स की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ए और बी अगर कम है तो फॉरवर्ड की स्पीड कम हो जाएगी और रिवर्स की स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि अब रिएक्शन की सिमत कौन सी है, रिवर्स है, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। ये कब है, जब क्या उसी की वैल्यू क्या है, बड़ी है के सी से। तो
ये कैसे है, ये वही बात है कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट कम होंगे, मतलब COD ज़्यादा हैं, A और B कम है, तो जब जो चीज़ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिएक्ट करेगी, तो इसलिए जब COD ज़्यादा होंगे ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो फिर रिवर्स की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, मतलब रिएक्शन की सिमर रिवर्स हो जाएगी, ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं होगी इतनी। तो इस तरह रिएक्शन की सिमर क्या होगी, रिवर्स होगी। कब, जब KC की वैल्यू बड़ी है, KC की वैल्यू छोटी है। तो इस तरह हमने देखा है कि जब KC की वैल्यू छोटी होगी KC से, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की सिमत फॉरवर्ड है। और अगर KC की वैल्यू बड़ी होगी KC से, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन की सिमत कौन सी है, रिवर्स है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जब KC की वैल्यू KC के बराबर आ जाए, तो जब KC की वैल्यू KC के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, क्योंकि जो KC होता है वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। तो जब KC की वैल्यू, जो KC की वैल्यू वो भी इसके बराबर रहती है KC के, मतलब क्या है कि बराबर कब आएगी, जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मिकदारें हैं जब बराबर होंगी। जब एक ही कम एक ही ज़्यादा होगी तो दो हमारी सूरतें हो चुकी हैं पहली, जब कम होगी तो फॉरवर्ड होगा, जब ज़्यादा होगी तो रिवर्स होगा। तो जब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जब दोनों की मिकदार बराबर आ जाए। तो जब दोनों की मिकदार बराबर आ जाएगी तो ये किस सूरत में होता है, जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है, ठीक है ना। KC की सूरत में क्या होता है, जब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर हो जाती है, और फॉरवर्ड और रिवर्स की जो स्पीड है वो बराबर होती है, रेट दोनों का बराबर हो जाता है, उसी को हमने KC कहा हुआ है। तो अगर हम KC की हालत में KC और KC की हालत में हम KC पुट करें, तो अगर उस KC की वैल्यू इसके बराबर आ जाती है, अगर KC की वैल्यू KC के बराबर आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन की सिमत ना तो फॉरवर्ड है ना ही रिवर्स है, बल्कि क्या है, इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है, दोनों की बराबर हो चुकी है, रिवर्स और फॉरवर्ड की दोनों की जो रेट है बराबर हो चुका है, और इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, कायम हो चुका है। तो ये तीन सूरतें थी। पहली सूरत में फॉरवर्ड है, KC की वैल्यू कम होगी KC से। दूसरे में क्या, अगर KC की वैल्यू बड़ी होगी KC से, तो रिवर्स डायरेक्शन है रिएक्शन की। और अगर दोनों की बराबर आ जाए, KC की वैल्यू KC के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। तो ये तो थी कि KC को यूज़ करते हैं हम कैसे रिएक्शन की जो डायरेक्शन उसकी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा है, इसका जो सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंस है KC की, वो है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि हम KC को इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, या वो कंप्लीट होने में उसको कितनी अभी टाइम लगना है, एक्सटेंट किस हद तक रिएक्शन हो चुका है और किस हद तक रिएक्शन अभी रहता है। तो ये भी हम बता सकते हैं KC को इस्तेमाल करके। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेडिक्ट्स द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो जो हमारी जो KC की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना हमारे पास, वो हम इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि रिएक्शन की जो एक्सटेंट है, उस जो हद है वो किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी भी आगे तीन पॉसिबिलिटी हैं। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, जिस तरह कि हमने अभी पढ़ा है कि KC क्या होता है, KC का फार्मूला प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये मेरे पास KC का फार्मूला है ना। इसको हमने अप्लाई किया था इक्वेशन के साथ। वो इक्वेशन क्या थी, A+B, ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट हमारे पास, और इससे में क्या बना था, C+D बना था। तो ये हमारे पास दोनों क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है। तो KC हमारे पास क्या आया था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इस पर वही रूल अप्लाई होगा कि अगर नोमीनेटर में वैल्यू छोटी आएगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आएगी, तो जवाब हमेशा क्या आएगा, स्मॉल आएगा। और इस तरह अगर नोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आएगी और डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी आएगी, तो जवाब क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। इसमें भी वही रूल इस्तेमाल होना है। अब पहला इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। अब पहला केस क्या है कि अगर KC की वैल्यू हमारे पास बड़ी आ जाए, यानी कि हमारे पास जो KC है उसकी वैल्यू हमारे पास बड़ी आ जाए, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इट इंडिकेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल। तो अगर KC की लार्ज वैल्यू हमारे पास आ जाए, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स के, हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर है उसके अंदर सारी तकरीबन प्रोडक्ट्स हैं, और जो रिएक्टेंट हमारे हैं वो ना होने के बराबर है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है, ना होने के बराबर है। अब ये कैसे है, इस पर वही हम रूल अप्लाई करेंगे। अब पहली बात है KC की वैल्यू कब बड़ी होगी,
के सी की वैल्यू कब बड़ी होगी, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी आएगी और नोमिनेटर में वैल्यू बड़ी आएगी, तो ही ना के सी की वैल्यू बड़ी आएगी ना। देखो ना, अगर नोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी है, तो ही जवाब बड़ा आएगा ना। तो अब यहाँ के सी के केस में नोमिनेटर में क्या है, प्रोडक्ट है, डिनोमिनेटर में क्या है, रेक्टेंट है। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी, मतलब अगर प्रोडक्ट 10 हैं, 10 ग्राम है सपोज करें, और रेक्टेंट हमारे पास 5 ग्राम है। अब प्रोडक्ट ज़्यादा है, रेक्टेंट कम है, तो ही के सी का जवाब बड़ा आएगा ना, 2 आएगा। तो अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, रेक्टेंट कम है। तो यही तो बात हमने यहाँ की है कि के सी की लार्ज वैल्यू होगी तो ये हमें ये बताती है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तो सारी की सारी प्रोडक्ट्स ही हैं, रेक्टेंट अभी कम है, क्योंकि रेक्टेंट की मकदार कम है, तो ही के सी की वैल्यू बड़ी आई है। प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, 10 ग्राम है फ़र्ज़ करें, और रेक्टेंट 5 ग्राम है, तो रेक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, तो इसलिए लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हमें ये बता रही है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, रेक्टेंट कम है। तो इसकी जो रिएक्शन की जो रिएक्शन है वो भी रिवर्स है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें 2CO, अगर हम रिएक्शन देखें 2CO प्लस O2, 2CO2, इसकी जो के सी की वैल्यू है वो 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 है। तो इसी में के सी की वैल्यू कितनी बड़ी है, तो इसमें पता चल रहा है कि इस केस में प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टर हमारे पास क्या है, वो कम है। तो ये था एक्सटेंड कि किस हद तक रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने के करीब है। तो लार्ज न्यूमेरिकल हमें ये बता रही है कि प्रोडक्ट अभी ज़्यादा है, रिएक्शन अभी कम है, तो रिएक्शन तकरीबन करीब होने मुकम्मल होने के करीब है। जब दोनों की बराबर हो जाएगी या सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, तो भी रिएक्शन कंप्लीट होगा ना, ठीक है ना। तो जब ये इसके में सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आर कम है, पी ज़्यादा है, तो थोड़े से जो रह गए हैं वो भी इसमें पी में चेंज हो जाएंगे, तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो रिएक्शन अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। द रिएक्शन हैज़ ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीशन। सेकंड क्या है, सेकंड केस क्या है, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। अब इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा। अब स्मॉल के सी वैल्यू कब होगी, जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी, नोमिनेटर वाली और डिनोमिनेटर वाली बड़ी होगी, मतलब प्रोडक्ट छोटी होंगे। अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, उल्ट कर देना, 5 ग्राम हमारे पास प्रोडक्ट हो गई हैं और 10 ग्राम हमारे पास क्या हो गई हैं, रेक्टेंट हो गई हैं। अब देखें कि प्रोडक्ट कम है, रेक्टेंट ज़्यादा है, तो के सी की जो स्मॉल वैल्यू हमें क्या बता रही है, इट इंडिकेट्स दैट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, के रेक्टेंट की बहुत कम मिकदार प्रोडक्ट में चेंज हुई है, अभी रेक्टेंट ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट कम बने हैं। ऑलमोस्ट ऑल रेक्टेंट्स आर प्रेजेंट। तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर तकरीबन सारे रेक्टेंट अभी बाकी हैं, थोड़े से रेक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं, ठीक है ना। तो ये वही रूल हमने अप्लाई किया है, प्रोडक्ट कम है, अभी 5 ग्राम लिए हैं, रेक्टेंट 10 ग्राम लिए हैं, तो ही तो के सी की वैल्यू छोटी आएगी ना। तो के सी की स्मॉल वैल्यू हमें ये बता रही है अभी प्रोडक्ट कम बने हैं, रेक्टेंट अभी ज़्यादा हैं, तो रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके लिए एग्जांपल हमने लिया है अमोनिया की। अमोनिया जब बनता है या ब्रेक होता है तो इसकी जो के सी की वैल्यू वो है 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो जो -9 हमें बता रहा है कि के सी की वैल्यू बहुत छोटी है। अब इसमें रेक्टेंट की मकदार ज़्यादा है, प्रोडक्ट की मकदार अभी बहुत कम है। और आखिरी हमारा जो इसकी पॉइंट है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज। तो इसमें क्या होता है, बोथ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैव कंपेरेबल अमाउंट। तो जब के सी के लिए कब नाइदर स्मॉल नाइदर नॉर लार्ज, मतलब कब बड़ी ना होगी ना और ना ही ज़्यादा छोटी होगी, तो ये कब होगा कि जब दोनों की मिकदार तकरीबन बराबर हो। अब के सी वैल्यू कब बड़ी छोटी नहीं होगी कि प्रोडक्ट्स और रेक्टेंट की मिकदार जब तकरीबन बराबर होगी, थोड़ा बहुत फ़र्क हो भी तो भी हम इसको बराबर ही समझेंगे। तो के सी की वैल्यू नाइदर स्मॉल नॉर लार्ज, तो ये कब होगी, जब बोथ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैव कंपेरेबल अमाउंट, कि जब दोनों की मिकदार हमारे पास रेक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की मिकदार तकरीबन बराबर हो, तो तब के सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ना ही बड़ी आएगी ना ही छोटी आएगी। तो इस तरह हमें पता लग जाएगा कि तकरीबन रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि जो के सी होता है उसकी क्या अहमियत है। तो इसका जो मोस्टली जो यूज़ होता है वो हमारा इंडस्ट्रियल जो होता है यूनिट्स में, वहाँ इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री के अंदर हम केसी को इस्तेमाल करके इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की जो पैदावार है वो हम हासिल करते हैं केसी को इस्तेमाल करके। तो ये हमारा जो चैप्टर था असल में ये इंडस्ट्रियल लिहाज इसका अहम था। तो
ये हमारा आखिरी का लेक्चर था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। अगर कोई मज़ीद सवाल हो तो आप इसमें हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, गुड बाय।